नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे और पूरे अयोध्यावासी ने दीप जला के उनका स्वागत किया था, चारों ओर रोशनी फैला दी थी। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में रोशनी फैली रहे। इसलिए हमारी सरकार कुछ ऐसी योजना चला रही है जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़े रहे, साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से आम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनसे उन्हें निजात मिले। कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको इसी तमाम बातों की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको लिए चल रहे हैं नामकुम में हम मिलेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी से और उनसे जानेंगे कि उग्रवाद को हटाने के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है और कैसे उग्रवाद से हम छुटकारा पा सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए चलिए रूबरू होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से और रुक करते हैं नामकुम। एक समय ऐसा भी था जब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की कल्पना करना सपने देखना जैसा था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर इसकी सूची तैयार की गई। राज्य सरकार ने वहां विकास कार्य की रूपरेखा तैयार की। देखते ही देखते गांवों में सब कुछ बदलने लगा है। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई गई है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से वहां के लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ है और पलायन कितना रुका है, इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए हम आप पहुंचे हैं नामकुम और हमारे साथ यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं सरकार की योजनाओं से यहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया कि मैं नामकुम प्रखंड में सरकार की जो विभिन्न विकास की योजनाएं चल रही उनके बारे में आपको जानकारी दूं और इस विकास योजनाओं से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है इसकी जानकारी देने को मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा है। अगर हम बच्चों को शिक्षित करते हैं तो पूरे समाज का विकास होता है। नामकुम प्रखंड का शिक्षा विभाग इसमें तत्पर है बच्चों के गुणात्मक शिक्षण के लिए और गुणात्मक शिक्षण के साथ उनको पोषण भी प्रदान किया एमडीएन के माध्यम से। विभिन्न शिक्षा विभाग की इकाइयों में आधारभूत जो संरचनाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण है बेंच डेस्क उनको मिले, समय पर किताब मुहैया कराया जा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शौचालय है, साफ सफाई है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद जो शिक्षक हैं समय पर विद्यालय आ रहे हैं और समय से विद्यालय से जा रहे हैं। इससे बच्चों के शिक्षा पे गुणात्मक परिवर्तन आया है और वो बिल्कुल सतत रूप से बच्चों के विकास में लगे हुए हैं और हम लोगों के स्तर से प्रखंड के स्तर पर शिक्षा विभाग बीओ साहब की टीम है और हम लोगों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर उनकी गुणात्मकता में जो है चेक किया जाता है। साथ ही साथ जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनके साथ भी हम लोग लगातार बैठक करते हैं और उनके द्वारा ये उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लगातार बैठक करें, उन्हें पढ़ाई की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और एमडीएम का जो दैनिक जो उनका रूटीन है उस हिसाब से उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। इस पर हम लोग जो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को हम लोग बिल्कुल उसको नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उनको सजग किए हुए हैं। साथ ही साथ प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोग निर्देश दिए, मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, वो भी लगातार विद्यालयों को भ्रमण कर इनकी स्थिति को देख रहे हैं और इस तरह जो है प्रखंड का शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। ग्रामीणों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, आयुष्मान योजना की जानकारी देकर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं का संचालन कर ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खास फोकस विकास योजनाओं पर है। इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिले, इसके लिए जगह जगह पर शिविर लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसका बहुत लाभ हुआ है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो युवाओं के सशक्तिकरण और उनको प्रशिक्षण देकर उनको सुयोग्य बनाना चाहते हैं, वे किसी पर निर्भर ना रहें। और इसके निमित्त हम लोगों ने कौशल विकास के लिए हमेशा प्रखंड स्तर पर मुखिया जी को निर्देश देते हैं कि कोई भी जो भी गांव के बच्चे हैं 30 बच्चों का समूह या 15 बच्चों का समूह बनाकर जो भी ट्रेड में वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल सीखना चाहते हैं, चाहे वो मैकेनिकल काम करना चाहते हैं, बच्चियां नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं या सिलाई का कोर्स करना चाहती हैं, अचार मेकिंग का कोर्स करना चाहती हैं, जो भी कोर्स वो लोग करना चाहते हैं सभी का निःशुल्क प्रशिक्षण का यहाँ पर जिले में व्यवस्था है। हम लोग जो भी लोग का आवेदन आता है और संबंधित जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ उनको भेजते हैं और यह प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क और निःशुल्क है, प्लस उनको रहना खाना वहाँ पर मुफ्त रहता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग JSLPS को आगे क्यों हैं, चूँकि JSLPS की दीदी लोग गाँव में रहती हैं, उनके माध्यम से हर एक गाँव से बच्चों को हम लोग पता करते हैं कि वो किस ट्रेड में करना चाहते हैं, तो उसी के अंतर्गत हम लोग चिन्हित करके संबंधित जो प्रशिक्षण केंद्र है उनको वहाँ भेजते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सभी को पक्का मकान, उसमें शौचालय, गैस और बिजली युक्त आवास, ये इनका सपना माननीय प्रधानमंत्री का था। और हमारे प्रखंड में जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है करीब 96% कंप्लीशन हो गया और मात्र 26 आवास हमारे लंबित है, वो भी अगले 10 से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए थे वे अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। वे अपने परिवार और गांव में रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार भी प्राप्त करने लगे हैं। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर वे प्रखंड विकास पदाधिकारी के सतत संपर्क में हैं। ये कृषि संबंधित योजनाओं और रोजगार संबंधित योजनाओं का लाभ उठाकर अब सामान्य तौर पर जीवन यापन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं हमारे प्रखंड में बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की धमनियां जो होती हैं वो है स्वास्थ्य सहिया। हर एक गांव में स्वास्थ्य सहिया है जो गांव के हर एक स्थिति से उनको अवगत कराती हैं। अगर कोई धात्री माता है, गर्भवती माताएं हैं तो उनको समय पर आंगनबाड़ी सेविका दीदी हैं, ANMs हैं और सहिया के माध्यम से नियमित टीकाकरण हो रहा है। समय पर संस्थागत प्रसव हो रहा है और प्रसव के बाद उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो उनको मिल रही हैं। साथ ही जो कई तरह की बीमारियां हैं उसके लिए जो सहिया दीदी हैं उनको आयुष्मान भारत के माध्यम से सभी जानकारी दे रही हैं और समय पर उनका जो है इलाज हो रहा है। अब कोई भी गरीब है, चाहे बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, सभी का समाधान हो रहा है। कल्याण विभाग के माध्यम से मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अगर हमारे कार्यालय में आकर आवेदन देता है, उसमें उसका आवेदन, जाति प्रमाण पत्र और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो तत्काल उसे 25,000 रुपया की सहयोग राशि उसके खाते में जाएगी। इसके अलावा अगर गंभीर बीमारी होती है, कैंसर हो गया, किडनी रिलेटेड बीमारी हो गई या हार्ट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो हर बुधवार को सदर अस्पताल रांची में कैंप लगता है। वहां जाकर अपना आवेदन और मेडिकल के संदर्भ में जो भी दस्तावेज वो देंगे तो 10 लाख तक की राशि उनको सहयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत में इस योजना से तो हर पीड़ित व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त कर रहा है कि उनके सहयोग से जो भी गंभीर बीमारियां हैं 5 लाख तक का फ्री में उनको इलाज हो रहा है। तो इस तरह स्वास्थ्य सहिया से लेकर आयुष्मान कार्ड और कल्याण विभाग की योजना से हमारे जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी समस्याएं थे वो काफ़ी हद तक कम हुआ है और हम लोग बराबर जो है प्रखंड स्तर पर इसकी बैठक करते हैं और बैठक करके जो समस्या है उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर किन्हीं को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई नामकुम प्रखंड में दिक्कत हो तो सीधे सीधे प्रखंड आकर मुझसे मिलकर अपनी समस्या को रखें, उनकी समस्या को हम लोग भरसक दूर करने का प्रयास करेंगे। देखते ही देखते अब भटके हुए युवाओं की बड़ी टोली मुख्य धारा में लौट आई है जो अपने गांव के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। ये सभी मिलकर अब गांव में विकास कार्य से जुड़ गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर हम कहें तो JSLPS है। JSLPS के साथ साथ प्रखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, हर एक योजना में महिलाओं का जो है
योगदान है उनको वहाँ पर मौका मिल सकता है, चाहे अब मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य जो भी काम है प्रखंड से संचालित है, सभी का वो लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो JSLPS सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उसमें JSLPS में अभी हमारे प्रखंड में 16 से ज़्यादा SSG ग्रुप की दीदी लोग हैं और 10 से 15 समूह की का एक समूह बनता है, दीदियों का एक समूह बनता है, जिसमें उनको शुरुआत में रिवॉल्विंग फंड मिलता है। उस राशि को आपस में वे कुछ भी स्वरोजगार का काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, पशुपालन का काम कर सकते हैं, या जो भी उस क्षेत्र में जो रोजगार का साधन है वहाँ से आप लोन लेके काम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपस में बचत करने की प्रक्रिया सिखाता है, एक प्रशिक्षण उनको दिया जाता है कि कैसे आप अपना समूह का संचालन करेंगे, कैसे राशि की बचत करेंगे, कैसे लोन लेंगे, और इस तरह वो सशक्त होती हैं। बैंकों में भी अगर हम देखते हैं तो JSLPS का जो लोन है वो सहज रूप से दिया जाता है, क्योंकि जो भी दीदी लोग को लोन दिया जाता है समय पर, जो EMI का भुगतान है दीदी लोग समय पर कर रही हैं। तो जो भी वो काम करें, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, चाहे स्वरोजगार के लिए सिलाई बुनाई का काम हो, या टेंट का काम हो, गाड़ी चलाने का काम हो, सब्जी का बिक्री का काम हो, हर तरह का काम वो कर रही हैं और अपना जो आजीविका बढ़ा रही हैं। हमारे नामकुम प्रखंड में दीदी लोग खरसी दाग में LED बल्ब बना के काम करती हैं। उनका समूह बड़ी मात्रा में LED बल्ब बनाता है और बिक्री कर अपना आजीविका बढ़ा रहा है। इसी तरह एक कोल्ड चेन का काम भी करता है, कोल्ड स्टोरेज का काम खरसी दाग में किया गया है। दीदी लोग का जो भी साग सब्जी होता है, आलू होता है, उस कोल्ड स्टोरेज में रखाता है और फिर जब ऑफ सीजन होता है तो बढ़े हुए दर पर वो बेचकर अपने आजीविका बढ़ाते हैं। इसी तरह 10 माइल के पास पलास का यूनिट है, उसमें पूरे पलास का प्रोडक्ट है, वहाँ पर उनका पैकिंग होता है और वहाँ से फिर पूरे राज्य में वितरण का काम होता है। गांव में संपर्क अब सुगम हो गया है। कच्ची सड़कें पक्की सड़क में बदल गई है। पहले गांव में अंधेरा रहता था, लेकिन अब हर घर तक बिजली पहुंच गई है। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। समय समय पर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी गांव में आते हैं और ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं और उसका तत्काल निदान भी करते हैं। नामकुम प्रखंड जो है राजधानी में है, बिल्कुल समीप में है, तो इस यहाँ पर सभी गांव पक्के रोड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी का बहुत दिक्कत नहीं है और जो गांव में मोहल्लों में छोटे छोटे जहाँ रोड है, जहाँ पर कच्चा रोड था, हम लोगों ने वहाँ पर 15th फाइनेंस से पेवर्स ब्लॉक बनाकर वहाँ पर जो कीचड़ पहले बरसात में होता था उससे मुक्त किया है और यह प्रक्रिया अभी चल रहा है। प्रखंड में पर्याप्त राशि है और हम लोग मुखिया जी और वार्ड मेंबर्स के सहयोग से ये पता कर रहे हैं और अभी ग्राम प्रधान के साथ भी मीटिंग हम लोगों ने किया है। उनसे कहा है कि जिन गाँव में जो कच्चा रोड है या बरसात में कीचड़ होता है 300 फीट 400 फीट तक का, तो हम लोग फेवर ब्लॉक बनाते हैं। और जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर दो गांवों के बीच में अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो मनरेगा से हम लोग मिट्टी मोरम देने का काम कर रहे हैं। तो मनरेगा 15 फाइनेंस के सहयोग से हम लोग प्रखंड प्रशासन से पक्की रोड देने का काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि हमारी सरकार कैसे कार्यरत है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन दिन रात लगी हुई है इस समस्या से निजात पाने के लिए, जो है उग्रवाद। और उग्रवाद यकीन मानिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम आंकड़ों की माने तो जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है उस समय से अब तक तकरीबन 10,000 से ऊपर उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ 200 से ऊपर उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। दर्शकों, हमारी सरकार ऐसी योजना चला रही है जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ जिनकी मंशा है मुख्य धारा से भटकने की, वो ऐसी मंशा नहीं रखते, यानी कि मुख्य धारा में जुड़कर ही काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार चला रही है CM एक्सीलेंस विद्यालय। यहाँ पे हम चल के देखेंगे कि CM एक्सीलेंस विद्यालय है क्या, लोग वहाँ पे कैसे लाभ उठा रहे हैं, और इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम चलेंगे चतरा में चल के देखेंगे CM एक्सीलेंस विद्यालय के बारे में। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए और देखते हैं कि वहाँ पे युवा कैसे लाभ उठा रहे हैं। झारखंड में निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लास के जरिए स्कूली बच्चों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके तहत CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए हैं। फिलहाल सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसके माध्यम से स्मार्ट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्मार्ट क्लास के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से इन स्कूलों को लैस किया गया है।
ये सब कुछ निजी स्कूलों की तर्ज पर हुआ है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिल सके। नमस्कार, मैं नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चतरा। आइए हम यहाँ के छात्रों विद्यार्थियों से जानते हैं कि वो किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। पहले हमारा स्मार्ट क्लास नहीं था, अब सारा स्मार्ट क्लास हो गया है और पढ़ने में आसानी हो जाता है। स्मार्ट क्लास में वहाँ सब देख के पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। पढ़ाई के साथ खेल होता है और यहाँ लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, हर त्योहार होता है और योगा होता है हर शनिवार को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है बाकी स्कूलों से, और कभी भी मतलब कोई भी टीचर यहाँ हम लोग का बिल खाली नहीं रहता है। अगर जब भी कभी अगर कोई टीचर एब्सेंट होते हैं तो हमें टीचर प्रोवाइड कर दिया जाता है। सर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब बुक नहीं ला पाते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें वज़न के कारण बुक नहीं ला पाते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड से बुक निकल जाता है तो नहीं ला पाते हैं। इसी का फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। हाँ आते हैं अधिकतर टाइम, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फीवर या किसी कारण नहीं आ पाते हैं, बाकी सारे सभी स्टूडेंट आते हैं। पढ़ाई के साथ साथ पहले तो खेल भी कराया जाता है जो माइंड के लिए स्वस्थ होते हैं, बच्चों के लिए अच्छा होता है। और उसके साथ साथ ये हर त्योहार का भी एक क्लास होता है, वो भी उसमें भी हम लोग मनोरंजन करते हैं, तो वो भी बेटर क्लास है। एंड ये लाइव भी ले जाया जाता है और आईसीटी क्लास भी होते हैं, तो ये सब भी अच्छा ही होता है। फ़ायदा तो बहुत हुआ है क्योंकि अभी गवर्नमेंट में तो सिर्फ जैक से ही होता था, बट अभी सीबीएसई से हुआ है, तो जो जिनको प्रॉब्लम होता था पैसों का, तो उन लोग को भी ये गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा अच्छा शिक्षा मिल रहा है। आई थिंक अभी तो हम मतलब ठीक है, अभी जिस लेवल में है वहाँ तक तो ठीक है, आगे का अभी नहीं पता है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से शिक्षा ग्रहण कर समाज में मुख्य धारा से चतरा के युवक भी जुड़ रहे हैं। झारखंड में निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए 4,496 उत्कृष्ट विद्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। पहले चरण में शुरू किए गए सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य में निजी स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारने में कामयाब हो रहा है। यहाँ पे पढ़ाई तो स्मार्ट बोर्ड में ही हो जाता है, अच्छा होता है और सारे टीचर्स भी क्वालिफाइड है, अच्छे हैं और एवरीथिंग इज गुड। सारे टीचर्स भी पढ़ाई आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग का फिज़िकल एजुकेशन क्लास होता है, उसमें भी हम लोग का अच्छा स्पोर्ट्स वगैरह हो जाता है और लंच ब्रेक भी होता है यहाँ पे, जिसमें कि सब शॉर्ट ब्रेक वगैरह होता है और सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वगैरह भी अच्छा है। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड में जो हमारा चतरा ज़िला है वो एजुकेशन के मामले में और ज़िलों से थोड़ा सा पीछे था, लेकिन जो सरकार ने ये पहल की है कि कुछ सरकारी विद्यालयों को, जिसमें पूरे झारखंड में करीब 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाया गया, उन्हें सीबीएसई की मान्यता दी गई। यहाँ बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से सारे फैसिलिटी के साथ पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो मुझे ये बहुत अच्छी पहल लगती है, क्योंकि मेरे विद्यालय में मोस्टली ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके गार्जियन प्राइवेट स्कूल के भारी भरकम फ़ी को पे करने में सक्षम नहीं थे। तो जब ये स्कीम आया कि चतरा ज़िला में तो 3 स्कूल को उत्कृष्ट किया गया, लेकिन हमारा स्कूल प्रॉपर टाउन में है, तो यहाँ के गार्जियनों में बहुत जोश देखा गया और बहुत बढ़ चढ़कर लोग यहाँ एडमिशन के लिए आए और टेस्ट के माध्यम से हमने ये लिया। सरकार ने बहुत प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे हर तरह की सुख सुविधा यहाँ देने की कोशिश की है। स्मार्ट बोर्ड दिया गया है, इससे और भी अच्छा होता है, क्योंकि किताब जो है उसमें जो चीज़ें होती हैं बच्चे उसको उतना अच्छे से अडेप्ट नहीं करते हैं जितना विजुअली देखकर, और हम लोग को भी पढ़ाने में काफ़ी इंटरटेनिंग लगता है और लगता है कि हाँ, हम लोग अपनी बात को बच्चों तक अच्छे से पहुँचा रहे हैं। इसमें स्मार्ट क्लास से लेकर विभिन्न विषयों के लैब बनाए गए हैं, जहां डिजिटल मटेरियल भी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को बताया और सिखलाया जा रहा है। राज्य के 80 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का काम नवंबर 2021 में आरंभ हुआ था। दिल्ली की तर्ज पर राज्य सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था।
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बनाने में अब तक शिक्षा विभाग 310 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इन स्कूलों में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब और पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास का निर्माण किया गया है। हमें क्लास में थ्योरी समझाया जाता है। थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग का यहाँ पे सर बहुत अच्छा करवाते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकल जो हमें एग्ज़ाम में भी कॉन्सेप्ट को समझने में कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। सो अभी तक हम लोग को टोटल 11th क्लास में 20 प्रैक्टिकल किया गया है। उसमें से 3 से 4 प्रैक्टिकल हो चुका है। सर हम ICT लैब में आते हैं तो हम ये सीखते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, ओपन करना, शट डाउन। और ऊपर से सर हमें सिखाते हैं पेंटिंग स्टार्टिंग से, फिर हम लोग को टाइपिंग भी सिखाते हैं। और हम सर कंप्यूटर से हम ये जान सकते हैं कि आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। यहाँ से बेहतर शिक्षा यहाँ है सर। वहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं होता था और यहाँ पे हमें हर एक बच्चे के प्रति एक कंप्यूटर मिलता है। सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं मिलती है, बस उसका यूज़ करने आना चाहिए। यहाँ जैसे कि हम लोग हैं जिसके पास ज़्यादा ये पैसा हो जाता तो उन लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छे नहीं होते, बट यहाँ के टीचर्स सब अच्छे पढ़ाते हैं, सब अच्छे से ही करवाते हैं। हम लोग यहाँ पे जब CBSE पैटर्न जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं और विभिन्न तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है और विभिन्न वेबसाइट को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब बच्चों लोग को बताते हैं। जो चीज़ को हम लोग थ्योरी में पढ़ाते हैं तो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे लोग सवाल भी हम लोग से करते हैं कि क्या सर इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं और सीख सकते हैं क्या। तो वो चीज़ को वहाँ पे थ्योरी को हम लोग वहाँ बता के कि इसको हम लोग प्रयोगशाला में करेंगे और फिर लाते हैं प्रयोगशाला में और उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो बच्चे उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं उस टॉपिक से और वो समझ जाते हैं बहुत अच्छे से। बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। पहले हम लोग पास मतलब सीमित संसाधन रहता था जिसके वजह से हम लोग चाह के भी नहीं करा पाते थे कोई भी चीज़ को, लेकिन अब मेरे पास संसाधन इतना हुआ है कि जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट का होता है उसको हम लोग करा पाते हैं। तो चेंजिंग तो बहुत हुआ है। इसके अलावा विद्यालयों में खेल कूद के लिए थ्रो बॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट स्टाफ रूम, रिकॉर्ड रूम, परीक्षा हॉल, स्टाफ कॉमन रूम और प्राचार्य कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होता है, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ये सारे खेल होते हैं। अब वॉलीबॉल मिल जाता है, सर खेल का प्रैक्टिस भी करवाते, कबड्डी में प्रैक्टिस करवाते हैं, खो खो का प्रैक्टिस करवाते हैं, बैडमिंटन भी है, बहुत कुछ बताते हैं। मतलब खेल का नियम कैसे खेलना चाहिए ये सब बताते हैं। सर यहाँ पे पहले तो है कि जैसे स्मार्ट बोर्ड आया है उससे बेनिफिट ये हो रहा है हम लोग का कि कोई भी चीज़ें को हम लोग यहाँ पे ऑडियो विजुअल के तौर पे हम लोग पढ़ा सकते हैं। जो चीज़ को हम लोग इमेजिनेशन नहीं करा पा रहे थे पहले, क्योंकि हम लोग पहले वाइट बोर्ड में पढ़ा पाते थे तो सिर्फ हम लोग बोल के निकल जाते थे, वो चीज़ को हम लोग सर यहाँ दिखा पाते हैं, जिससे क्या है कि लोग अच्छे से इमेजिन कर लेते हैं और अच्छे से टर्म्स को समझ पाते हैं। सर इसमें तो बहुत फ़ायदे दिखाई पड़ रहा है हमको। साथ में इसमें ये भी है कि कभी कभी जैसे किसी कारणवश कोई क्लास अब्सेंट भी रहे तो मेरे पास डिजिटल सुविधा है तो जिससे बच्चे को हम लोग टास्क दे सकते हैं और उससे बच्चे लाभान्वित भी हो सकते हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होने वाले इन 80 स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। प्रत्येक स्कूल में 1000 से 1200 विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था है। पढ़ाई का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, लेकिन अंग्रेजी पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभी जिस तरह से लोगों में ये भावना थी कि CBSE विद्यालय मतलब जिस वे में पढ़ाई कराते हैं उस पैटर्न पे हम भी पढ़ें, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ये सोचते थे। तो इस सपना को साकार करने के लिए हमारा CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस मील का पत्थर साबित हुआ है। और जब एडमिशन के लिए इसका एंट्रेंस हुआ, काफ़ी संख्या में बच्चे आए और एंट्रेंस के थ्रू जो भी क्वालिफाई किए हैं बच्चे वो यहाँ नामांकन लिए और सभी बच्चे प्रॉपर वे में डेली विद्यालय आ रहे हैं और CBSE पैटर्न पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ सभी सुविधाएं जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था, लैब, लाइब्रेरी, सारे चीज़ उपलब्ध हैं और जो है समय से स्मार्ट क्लास भी चलते हैं और सिलेबस समय पूर्ण करवाया जा रहा है।
जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं या किसी भी तरह से जो है आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनके लिए विशेष मुहिम चलाया जा रहा है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी इसके लिए प्रेरित किया जाता है। और जब पीटीएम होता है उस समय भी इस बात को रखा जाता है और जो भी बाल संसद है सभी विद्यालयों में, वो भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। और अभी जो हमारे पास डाटा है इसके अनुसार स्कूल आउट ऑफ स्कूल डाटा बहुत कम हुआ है, गैप जो है पूरा किया गया है इसमें। तो दर्शकों, आज के अंक में हम मिले नामकुम के प्रखंड विकास पदाधिकारी से और साथ ही साथ हम गए चतरा जिला। हमने जानकारी ली सीएम एक्सीलेंस विद्यालय के बारे में। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। चलते चलते आप सभी को पुनः दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा रोशनी हो, अंधकार आपको कभी नहीं छुए। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।